जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज फिर से चर्चा करेंगे कश्मीर की कहानी के बारे में। आपके प्यार और सपोर्ट से लगातार 2 एपिसोड जो कि सैकड़ों लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है। पहले सीरीज में हमने जाना था कि कश्मीर का पहला हिंदू और पहला मुस्लिम शासक कौन था। फिर दूसरी कड़ी में हमने महाराजा रणजीत सिंह के बारे में जाना था, किस प्रकार से उन्होंने कश्मीर पर अपना साम्राज्य फैलाया था। और साथ ही साथ राजा गुलाब सिंह के बारे में हमने जाना था। और साथ ही साथ ये भी हमने जाना था कि किस प्रकार से जो औरंगजेब है वो कश्मीरी महिलाओं के कपड़ों को, उनके अंतः वस्त्रों को लेकर किस प्रकार से फतवे जारी करता है और हिंदुओं के साथ कितनी ज्यादती करता है। अकबर किस प्रकार से वहाँ पे आता है। अगर ये सब जानकारियाँ आपको नहीं पता हैं तो आप हमारे पहले और दूसरे एपिसोड को ज़रूर सुनें। जल्दी हम इसका प्लेलिस्ट भी बना देंगे। तो आज हम तीसरी कड़ी में जानेंगे POK के बारे में, जिसे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। साथ ही साथ हम पाकिस्तान ने कैसे साजिश रचकर POK बनने में एक तरह से भूमिका निभाई। हम बात करेंगे जिन्ना की, जिस जिन्ना की वजह से भारत के टुकड़े हुए और जिस जिन्ना की वजह से जम्मू कश्मीर के भी टुकड़े हुए, जो आज आज़ाद भारत और कब्जे वाले पाकिस्तान के कश्मीर की कहानी बयां करता है। बात कर रहे हैं 24 अगस्त 1947 की। मोहम्मद अली जिन्ना TB और लंग्स की बीमारी से थक चुका था। वो कश्मीर में कुछ दिन आराम करना चाहता था। उसने अपनी मिलिट्री सेक्रेटरी कर्नल विलियम बर्नी को इंतजाम करने के लिए कश्मीर भेजा। उस वक्त तक जम्मू कश्मीर एक आज़ाद रियासत थी। जिन्ना को लगता था कि 75% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला कश्मीर पाकिस्तान के साथ ही विलय करने वाला है। लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखते हैं कि 5 दिन बाद लौटे कर्नल बर्नी ने बताया कि जम्मू कश्मीर के राजा हरी सिंह नहीं चाहते कि जिन्ना कश्मीर की मिट्टी में अपना कदम तक रखे, पर्यटक के तौर पर भी नहीं। यानी कि महाराजा हरी सिंह ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि जिस जिन्ना की वजह से भारत के टुकड़े हुए हैं वो कश्मीर घूमने भी आए एक पर्यटक के रूप में, यानी कि उसे ट्रेवलर के रूप में भी वो वहाँ आना पसंद नहीं करते हैं। इन सारी चीज़ों से जिन्ना समझ चुके थे कि कश्मीर अब उनके हाथों से चला गया है और जैसा वो सोचते हैं स्थिति उससे एकदम उलट हो सकती है। यानी कि जो जिन्ना का एक तरह से मन में वो लालसा थी कि मुझे ये कश्मीर मिल जाए, पाकिस्तान में मिल जाए, वो कहीं ना कहीं उस पर मिट्टी फिर रही थी। ये कहानियाँ, ये सच्चाई, ये इतिहास मैं आपको कहाँ से बता रहा हूँ, कुछ रेफरेंस और किताबों के नाम मैं आपको बता दूं, फिर उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कश्मीरी नामा बाई अशोक कुमार पांडे, नेहरू मिथक और सत्य बाई पीयूष बवेले, कुलदीप सिंह अग्निहोत्री की किताब महाराजा हरी सिंह, साथ ही साथ फ्रीडम एट मिडनाइट बाई डोमिनिक लेपियर एंड लैरी कॉलिंस, द स्टोरी ऑफ द जनरेशन ऑफ द इंडियन स्टेटस बाई VP मेनन। किताबों के नाम थोड़ा उच्चारण में गलती हो जाए तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। कश्मीरी ग्लिम्प्स ऑफ हिस्टोरी एंड द स्टोरी ऑफ स्ट्रगल बाई सैफुद्दीन सोच के। ये जो किताबें हैं इनका रेफरेंस है और विभिन्न प्लेटफॉर्म जो हैं उनके रेफरेंस लेकर हम आप तक ये कहानी सुना रहे हैं। तो अभी तक हमने जाना कि जिन्ना की जो चाहत थी कश्मीर आने की, उस चाहत पर हरी सिंह ने कहीं ना कहीं पानी फेर दिया था। सरदार पटेल की भी हम बात करेंगे जिनका फोकस कश्मीर पर नहीं था और शायद इसका फ़ायदा जिन्ना ने उठाया था। बात कर रहे हैं 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पारित किया। इसके तहत देश को आज़ादी तो मिली लेकिन उसे 2 डोमिनियन में बांट दिया गया, भारत और पाकिस्तान। ये कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों की एक बड़ी साजिश थी जो दशकों से वो करते आ रहे थे और उसी का खामियाजा एक मुस्लिम राष्ट्र और एक ऐसा राष्ट्र जहाँ पर हर कोई रह सकता है। और यही इनकी साजिश थी
कि एक कट्टर देश बना दिया जाए और एक ऐसा देश बना दिया जाए जहाँ पर हिंदू मुस्लिम साथ में रहें, लेकिन कट्टरता मुसलमानों के अंदर भरी रहे और कहीं ना कहीं इनके बीच विवाद बना रहे। और आप देख रहे हैं कि वर्तमान राजनीति और 1947 से चल रही राजनीति आज भी हिंदू मुस्लिम के इर्द गिर्द घूमती रहती है। इसके तहत देश को आज़ादी मिल गया और भारत पाकिस्तान बन गया। उस वक्त देश भर में मौजूद 565 रियासतों को लैप्स ऑफ पैरामाउंसी ऑप्शन दिया गया। इसके तहत रियासतें भारत या पाकिस्तान से जुड़ सकती थीं या फिर खुद को आज़ाद भी रख सकती थीं। 15 अगस्त 1947 तक ज़्यादातर रियासतें भारत या पाकिस्तान में शामिल हो चुकी थीं। सिर्फ 3 रियासतों के विलय का मामला उलझा था, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। हैदराबाद की कहानी हमने बहुत पहले आपको सुना रखी है कि किस प्रकार से सरदार पटेल वहाँ जाते हैं, सैन्य कार्यवाहियाँ भी होती हैं, बहुत सारे वहाँ पे घटनाक्रम घटते हैं और हैदराबाद के नवाब भारत में विलय के लिए तैयार भी हो जाते हैं। आज जो ओवैसी हैं उन्हीं के नवाबों के ख़ानदान से आते हैं, असदुद्दीन ओवैसी जो आपके हैदराबाद से सांसद भी हैं। जून 1947 में भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन कश्मीर गए थे। तो यहाँ पे जो छात्र हैं वो ध्यान रखें कि भारत का आखिरी वायसराय कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। जून 1947 की बात हम कर रहे हैं। लेकिन जब माउंटबेटन कश्मीर गए तो महाराजा हरी सिंह ने बीमारी का बहाना बनाकर मुलाकात उनसे नहीं की। कुछ समय बाद माउंटबेटन के चीफ ऑफ स्टाफ लॉर्ड हेस्टिंग कश्मीर गए और अपने नोट में लिखा, जब भी मैंने विलय की बात करनी चाही, महाराज ने विषय बदल दिया। यानी कि विलय पर किसी भी प्रकार की चर्चा ही नहीं कर रहे थे। यानी कि कहीं ना कहीं महाराजा हरी सिंह जो थे वो एक स्वतंत्र राज्य के रूप में रहना चाहते थे। 12 अगस्त 1947 को हरी सिंह ने तय किया कि जम्मू कश्मीर किसी भी देश के साथ नहीं जाएगा बल्कि आज़ाद रहेगा। हरी सिंह के बेटे कर्ण सिंह के मुताबिक भारत में लोकतंत्र लाया जा रहा था, जो महाराजा को पसंद नहीं था, क्योंकि जैसे ही लोकतंत्र आता वैसे ही हरी सिंह का साम्राज्य ढह जाता और जम्मू कश्मीर में भी लोकतंत्र हो जाता। आपको बता दें कि वर्तमान में जब आप एक कहानियाँ मुझसे सुन रहे हैं तो इस समय जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, लोकतांत्रिक ढंग से वहाँ पर चुनाव कराए जा रहे हैं भारत सरकार, भारत चुनाव आयोग के द्वारा। हरी सिंह आज़ाद रहने के बारे में तय कर लिए थे और पाकिस्तान मुस्लिम देश बनने जा रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने ये ठान लिया कि हम भैया अकेले ही रहेंगे, हम ना पाकिस्तान के रहेंगे ना भारत के रहेंगे। 15 अगस्त 1947 के बाद हरी सिंह पर भारत में शामिल होने के लिए कोई दबाव भी नहीं बनाया गया। सरदार पटेल का मानना था कि हमें कश्मीर के मामले में नहीं उलझना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें ये लगता था कि कभी भी जब ऐसे हालात आएंगे तो जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बन जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर हिंदू शासन चल रहा था और कोई हिंदू शासक इस्लामिक स्टेट में जाने से बचेगा। सरदार पटेल का मानना था कि उलझे नहीं तो बेहतर है, पहले ही हमारे पास काफ़ी राज्य हैं। दूसरी तरफ कश्मीर को अपने साथ विलय के लिए पाकिस्तान बेचैन था, तड़पड़ा रहा था, फड़फड़ा रहा था कि कब हम जम्मू कश्मीर की उस सुंदर घाटी को कब्जे में लेकर वहाँ के संसाधनों को निचोड़ करके उसका उपयोग कर लें। 24 अगस्त 1947 को पाकिस्तान सरकार ने महाराजा हरी सिंह को एक चेतावनी भरा खत भेजते हुए लिखा। इसमें चेतावनी के साथ साथ धमकी भी थी। कश्मीर के महाराजा के लिए समय आ गया है कि उन्हें अपनी पसंद तय करते हुए पाकिस्तान को चुनना चाहिए। अगर कश्मीर पाकिस्तान में शामिल होने में विफल जाता है तो सबसे गंभीर संकट निश्चित रूप से सामने आएगा। सितंबर आते आते कश्मीर में पाकिस्तान की ओर से वो चीज़ें होने शुरू हो गई जिसका अंदाज़ा भारत सरकार या कश्मीर ने भी नहीं लगाया था। पाकिस्तान ने धीरे धीरे यहाँ पर घुसपैठ करने शुरू कर दी और घुसपैठ की शिकायतें भी आने लगी, जिसका कहीं ना कहीं असर जम्मू कश्मीर स्टेट पर पड़ने लगा। जम्मू कश्मीर स्टेट फोर्सेस के कमांडर जनरल हेनरी लॉरेंस स्कॉट ने महाराजा हरी सिंह से कश्मीर में पाकिस्तान की ओर से की जाने वाली कई गुप्त घुसपैठ की शिकायत भी की। 27 सितंबर 1947 को सरदार पटेल को एक पत्र में नेहरू लिखते हैं
कश्मीर की परिस्थिति और बिगड़ रही है। मुस्लिम लीग बड़ी संख्या में कश्मीर में घुसने की तैयारियां कर रही है। मुस्लिम लीग कौन थे? आपको बता दें कि जो जिन्ना थे उन्होंने एक पार्टी बनाई थी भारत में ही, जिसका नाम था मुस्लिम लीग। आज भी मुस्लिम लीग के नाम से एक पार्टी चलती है, लेकिन वो जिन्ना वाली पार्टी नहीं है, ये भारत की अपनी दूसरी पार्टी है। ठीक है, थोड़े से नामों में भी इनमें डिफरेंस है। ठीक है, तो जिस मुस्लिम लीग की हम बात कर रहे हैं, ये मुस्लिम लीग जिन्ना वाली है, जो पाकिस्तान देश बनाने के लिए खड़ी थी। तो जवाहरलाल नेहरू ने साफ सुथरे शब्दों में भैया बता दिया सरदार पटेल को कि ये जो मुस्लिम लीग है बड़ी संख्या में कश्मीर में घुसने की तैयारी कर रही है। शीतकाल में कश्मीर का संबंध बाकी भारत से बिल्कुल कट जाएगा, उससे पहले ही कुछ कर लिया जाना चाहिए। नेहरू की बात सच भी साबित हुई। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के फ्रंटियर प्रोविंस के करीब 5000 कबायली ट्रकों में भरकर कश्मीर में आ जाते हैं। कबायली एक ऐसी जनजाति आप कह सकते हैं कि जो लड़ाकू जनजाति होती है, जो एक बार अगर मैदान में उतर जाती है तो कहीं ना कहीं फतह हासिल करने के लिए आगे बढ़ती चली जाती है। उनमें कोई भी दया और रहम नहीं रह जाती है। उन्होंने जो 5000 कबायली ट्रकों में भरकर कश्मीर आ गए, उन्होंने खुद को स्वतंत्रता सेनानी कहना शुरू कर दिया। उन कबायलियों को पाकिस्तानी सेना के जवान लीड कर रहे थे, यानी कि नाम कबायलियों का था, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें पाकिस्तानी सैनिक भी थे और साथ ही साथ पाकिस्तान की सेना उसको लीड कर रही थी। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के जो लेखक जाहिद चौधरी हैं, उन्होंने अपनी किताब पाकिस्तान की सियासी तारीख में लिखा है। किताब का नाम है पाकिस्तान की सियासी तारीख। इसमें वो लिखते हैं कि 3 दिनों तक हमलावरों ने गैर मुस्लिमों का नरसंहार करके उनके घरों को लूटा और जला दिया। यानी कि गैर मुस्लिमों के बारे में जब बात की जा रही है तो यहाँ पे हिंदुओं, कश्मीरी ब्राह्मणों और जैन, बौद्ध जो भी लोग यहाँ थे, क्योंकि तिब्बत से सटा हुआ इलाका है, तो तिब्बत एक बौद्ध इलाका था और कश्मीर में भी बौद्ध का प्रभाव है। हमने आपको पहले भी बताया है कि बौद्ध धर्म किस प्रकार से, जो हमारा दूसरा एपिसोड था कश्मीर की कहानी में, उसमें हमने बौद्ध धर्म के बारे में भी थोड़ी चर्चा की थी। तो बौद्ध धर्म कश्मीर में था, हिंदू धर्म था और इस्लाम धर्म था। बहुतायत में इस्लाम के लोग वहाँ थे, हिंदू थे, बौद्ध भी थे और मुसलमानों को छोड़ करके, यानी कि इस्लाम धर्म को मानने वालों को छोड़कर बाकी लोगों को मारना काटना शुरू कर दिया गया। उनके घरों में उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जानी शुरू हो गई और साथ ही साथ उनका नरसंहार यानी कि उनका सर कलम करना शुरू कर दिया गया। हजारों की संख्या में उनकी औरतों का रेप हुआ, उनका अपहरण किया गया। 24 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह ने भारत से सैन्य सहायता मांगी। 25 अक्टूबर को इंडियन डिफेंस कमेटी की बैठक में इस प्रस्ताव पर विचार किया गया कि कश्मीर के भारत ने विलय के बिना भारत को सेना नहीं भेजनी चाहिए। इस बैठक में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और तीनों सेनाओं के ब्रिटिश कमांडर इन चीफ मौजूद थे। उसी दिन डिफेंस कमेटी ने सेक्रेटरी वीपी मेनन को कश्मीर की उपस्थिति का जायजा लेने के लिए श्रीनगर भेजा। मेनन उसी दिन लौटे और कहा कि कश्मीर को हमलावरों से बचाने के लिए तुरंत सेना भेजनी चाहिए, यानी कि स्थिति को भांप चुके थे और उनको पता था कि कहीं ना कहीं अगर देरी हुई तो कश्मीर हाथ से निकल जाएगा। वीपी मेनन अपनी किताब द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स में लिखते हैं, कश्मीर के तमाम इलाकों पर कबायलियों का कब्जा होता जा रहा था। 24 अक्टूबर तक वो श्रीनगर के बाहरी इलाकों तक पहुंच गए। कबायलियों ने माहुरा पावर हाउस बंद कर दिया, जिससे पूरा श्रीनगर अंधेरे में डूब गया। इस बीच 26 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह सुरक्षित ठिकाने की तलाश में श्रीनगर से जम्मू आ गए। जम्मू पहुंचने के बाद 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने कश्मीर के भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। हमारे साथ जो छात्र जुड़े हैं उनको ये डेट याद होनी चाहिए कि कश्मीर के भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किस तारीख को हुई तो 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन चुका था। इस विलय पत्र के खंड 4 में लिखा है, महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर के भारत में विलय की घोषणा की है। अगले दिन 27 अक्टूबर 1947 की सुबह भारतीय फौज श्रीनगर की हवाई पट्टी पर उतरी। इसके बाद कबायलियों के खिलाफ भारतीय सेना ने मोर्चा संभाला और उन्हें पीछे धकेलने लगे। आपको बता दें कि बहुत सारे लोग जवाहरलाल नेहरू पर
आरोप लगाते हैं कि अगर वो युद्ध नहीं रोकते, सीज फायर नहीं होता, तो पीओके नहीं बनता। क्या है वो कहानी, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। उस समय की स्थिति परिस्थिति क्या थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की, उस समय मजबूरियां क्या थीं, उन सारी चीज़ों को देखनी पड़ेगी। 1 साल 2 महीने और 5 दिन जंग चलता रहा। जंग के दौरान ही 1 जनवरी 1948 को भारत ने कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उठाया। 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम हो गया। भारत के हिस्से में जितना भाग था वो भारत के पास ही रहा और पाकिस्तान ने जिस हिस्से पर कब्जा किया वो हिस्सा पाकिस्तान के पास रहा। दोनों देशों के बीच कश्मीर में सीमा रेखा निर्धारित हुई जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल या LOC कहा गया। हालांकि संघर्ष विराम के बावजूद कश्मीर में दोनों देशों की सेनाएं अपनी मौजूदा स्थिति से पीछे नहीं हटी। नेहरू की आलोचना में कहा जाता है कि जब कश्मीर में हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का इलाका आते ही सीज फायर करा दिया गया या कर दिया गया। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता, यानी कि 3 दिनों का और समय भारतीय सेना को मिल जाता, तो पाक अधिकृत कश्मीर जो आज का है वो भारत का हिस्सा बन गया होता। कश्मीर नामा के लेखक अशोक कुमार पांडे सरदार पटेल के एक खत का जिक्र करते हुए कहते हैं, ये खत 4 जून 1948 को कश्मीर मामलों को देख रहे मंत्री गोपाल स्वामी अयंगर को लिखा गया था। सरदार पटेल ने लिखा, सेना की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। हम संसाधनों का पूरा दोहन कर चुके हैं। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आखिर हम कितने दिन तक इस युद्ध को खींच पाने में कामयाब हो पाएंगे। यानी कि वो महत्वपूर्ण चीज़ ये थी कि सरदार पटेल ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए थे कि हम कब तक युद्ध कर पाएंगे, हमारे पास जो संसाधन है, गोला बारूद है या सैनिक हैं, कब तक चलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो उस वक्त भारत के आर्मी चीफ जनरल बूचर ने भी नेहरू को सैनिकों की थकान, जूनियर अधिकारियों की कम ट्रेनिंग के बारे में जानकारी दी थी। उन्होंने हथियारों की कमी के बारे में भी इस खत में जिक्र किया था। 19 दिसंबर को नेहरू ने बूचर को लिखा, सिर्फ 2 विकल्प हैं, यूनाइटेड नेशंस के कहने पर युद्ध विराम या पाक सेनाओं के खिलाफ सशक्त सैन्य कदम उठाना। किसी भी स्थिति में हमें बाद के लिए तैयार रहना चाहिए। बूचर को आक्रामक युद्ध का विकल्प प्रैक्टिकल नहीं लगा। यानी कि नेहरू चाहते थे कि 2 विकल्प हैं हमारे पास, या तो हम या तो हम चले जाएं यूनाइटेड नेशन में, संयुक्त राष्ट्र में चले जाएं, या तो सीधा पाकिस्तान के ऊपर इतना प्रेशर से इतनी तगड़ी कार्रवाई कर दी जाए कि पाकिस्तान को ही निपटा दिया जाए और वहाँ पर अपना राज्य स्थापित कर लिया जाए। लेकिन इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि नए नए दोनों देश बने थे और अगर इतनी भयंकर युद्ध होती या जब युद्ध होता तो और भी लंबा वक्त लगता और बहुत जाने भी जाती। बहुत सारी वहाँ पे रीजन थी, बहुत सारी कठिनाइयाँ थीं और ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बूचर ने 31 दिसंबर 1948 को पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल ग्रेसी के साथ सीज फायर पर सहमति व्यक्त की और 1 जनवरी 1949 से सीज फायर लागू हो गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर भारत का कब्जा रहा, जबकि गिलगित बल्टिस्तान पर पाकिस्तान ने कब्जा बरकरार रखा, जिसे वो आज़ाद कश्मीर और भारत उसे पीओके कहता है। कश्मीर के एक और हिस्से को बाद में पाकिस्तान ने चीन को सौंप दिया था, जिसे चीन अक्साई चीन कहता है। 20 जून 1949 को राजा हरि सिंह को सत्ता से औपचारिक रूप से हटा दिया गया, जिसके बाद वह बम्बई यानी कि वर्तमान मुंबई चले गए थे। बम्बई जाने के बाद राजा हरि सिंह का जीवन लगभग गुमनामी में ही बीता। 26 अप्रैल 1961 को बम्बई में उनका निधन भी हो जाता है। बात करेंगे ऑपरेशन जिब्राल्टर की, जो एक ऐसा ऑपरेशन था भारत का कि उस समय पाकिस्तान पूरा भारत के कंट्रोल में आ गया था। यानी कि लाहौर तक भारत की सेना पहुंच चुकी थी और भारत चाहता तो उस समय पाकिस्तान को फिर से एक बार कब्जे में, वहाँ के बड़े बड़े शहरों, वहाँ की राजधानियों तक को, इस्लामाबाद तक को कब्जे में कर सकता था। बात है 1965 के दशक में कश्मीर पर कब्जे वाली पाकिस्तान की आसपास की घटनाक्रमों की। हुआ क्या था कि 1965 के दशक में पाकिस्तान फिर से आस लगाने लगा कि जो बचा हुआ कश्मीर है वो हमारे हाथ में आ जाए। इसकी 2 बड़ी वजहें थीं। पहली, 1962 में भारत और चीन के साथ युद्ध
की वजह से भारतीय सेना पस्त हो चुकी थी। दूसरी, 1964 में जवाहरलाल नेहरू के निधन की वजह से भारतीय राजनीति में एक वैक्यूम बन गया था। यानी कि भारतीय राजनीति की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं भारत का नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों में था और उसके बाद से कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर परिस्थितियां डमाडोल हुई थी। इसका फ़ायदा उठाने के लिए पाकिस्तान ने प्लान किया ऑपरेशन जिब्राल्टर। ऑपरेशन जिब्राल्टर पाकिस्तान की तरफ से किया गया था, तो भारत की तरफ से भी कुछ किया जाएगा। ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत उसने भारत की तरफ आंखें गड़ाई। तो भारत ने क्या किया, आगे आपको बता रहे हैं। ऑपरेशन जिब्राल्टर में शामिल लोगों को दो काम दिए गए। पहला, कश्मीरी मुसलमानों को भारत के खिलाफ भड़काना और दूसरा, भारतीय सेना की महत्वपूर्ण पोस्ट और चोटियों पर कब्जा करना। 5 अगस्त 1965 को जिब्राल्टर फोर्स ने घुसपैठ की, लेकिन लोकल कश्मीरियों की मुखबिरी से ऑपरेशन फेल हो गया। 8 अगस्त को आकाशवाणी ने जिब्राल्टर फोर्स के पकड़े गए 4 अफसरों का इंटरव्यू प्रसारित किया। उन्होंने पूरा प्लान बता दिया। एक ऐसा ऑपरेशन जिसे पाकिस्तान के टॉप अधिकारियों से भी छिपाकर रखा गया, वो रेडियो पर चल रहा था। पाकिस्तान को लगा कि उसका ये प्लान फेल होने वाला है, तो उसने तोपों से गोलीबारी शुरू कर दी, यानी कि युद्ध एक तरह से शुरू कर दिया। यहीं से भारत पाकिस्तान के बीच 1965 के युद्ध की शुरुआत हो जाती है। कश्मीर पर प्रेशर कम करने के लिए भारत ने लाहौर की तरफ एक नया मोर्चा खोलने का फैसला किया। यानी कि मामला ये था कि पाकिस्तान इधर कश्मीर की तरफ से घुसेगा और भारत उधर पूरे लाहौर पर कब्जा कर लेगा। यानी कि तुम भैया इधर से आओ, हम उधर से आते हैं। वैसे भी पाकिस्तान अगर कश्मीर में पूरा घुस भी जाता, फिर भी वो भारत में नहीं आ पाता, क्योंकि कश्मीर से भारत आने के लिए कोई भी उस समय ना ही बहुत बड़े हवाई मार्ग थे, ना ही रेल मार्ग थे, ना या पैदल कोई मार्ग था। बहुत ही कम मार्ग थे। वहाँ पे ज़्यादातर हवाई मार्ग से ही जाया जाता था। जैसी आज सुविधाएं वैसे उस समय नहीं थे। तो पाकिस्तान के लिए तो कहीं ना कहीं नुकसान ही था, लेकिन भारत के लिए फ़ायदा था। फिर भी भारत का उदार दिल, क्या हुआ घटनाक्रम आपको बता रहे हैं। 1965 के युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। कश्मीर का प्रेशर कम करने के लिए भारत ने लाहौर की तरफ एक नया मोर्चा खोल दिया। इस पूरे ऑपरेशन का कोड वर्ड था बेंगल। ठीक है, बेंगल। भारत की सेना 4 जगहों से पाकिस्तान में घुस गई और कुछ ही घंटों में डोगराई के उत्तर में भसीन, दोगाइच और वाहग्रियान पर कब्जा कर लिया। डोगराई लाहौर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। 23 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बीच में आना पड़ा। इसके बाद दोनों देशों ने सीज फायर की घोषणा की और युद्ध खत्म हुआ। पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब इतने हतोत्साहित हुए कि उन्होंने एक मंत्रिमंडल की बैठक में कहा था, मैं चाहता हूं कि यह समझ लिया जाए कि पाकिस्तान 50 लाख कश्मीरियों के लिए 10 करोड़ पाकिस्तानियों की ज़िंदगी कभी खतरे में नहीं डालेगा, कभी नहीं डालेगा। यानी कि उनको समझ में आ चुका था कि इधर अगर हम 50 लाख कश्मीर की आबादी वाली क्षेत्र को कब्जा करना चाहते हैं, इधर हमारा 10 करोड़ का पाकिस्तान ही कहीं ना कहीं खतरे में आ चुका था। क्योंकि भारत जब बमबारी करता तो लाहौर से लेकर इस्लामाबाद से लेकर पूरे पाकिस्तान को, बलूचिस्तान से लेकर उस समय के बांग्लादेश तक, सब पर भारत कब्जा कर लेता। खैर, बांग्लादेश की कहानी तो कुछ दूसरी ही थी, उसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया था और इंदिरा गांधी के समय में यह घटनाक्रम हुआ था। उसको कभी हम और बात करेंगे, पहले भी हमने उस पर चर्चा कर ली है। तो सब मिला जुलाकर पाकिस्तान का यही कहना था, जो वहाँ के राष्ट्रपति अयूब थे, कि भैया 50 लाख कश्मीरियों के लिए हम 10 करोड़ पाकिस्तानियों की ज़िंदगी खतरे में नहीं डालेंगे। अब हम बात करेंगे ऑपरेशन मेघदूत की, जिसमें सियाचिन पर भारत का झंडा फहरा दिया गया था। बात है 13 अप्रैल 1984 की सुबह 6 बजे। सियाचिन की बिलाफोंड ला में विजिबिलिटी 0 थी और तापमान -30 डिग्री सेल्सियस था। वहाँ बेस कैंप से उड़कर 2 हेलीकॉप्टर पहुँचे। लेखक नितिन गोखले अपनी किताब बियॉन्ड NJ 9842 द सियाचिन सागा में लिखते हैं, यानी कि 2 हेलीकॉप्टर जो थे, 4 लोग नीचे यहाँ से उतरते हैं। 2 हेलीकॉप्टर से 4 लोग नीचे उतरते हैं। कूदने से पहले बर्फ़ की मजबूती और गहराई मापने के लिए एक 50 किलो की आटे की बोरी भी नीचे गिराई गई थी। इससे अंदाज़ा हो गया था कि बर्फ़ कितनी सख्त है। वहाँ उतरने के बाद
सबसे पहले हेलीपैड सा बना दिया गया। ये सियाचिन में ऑपरेशन मेघदूत का आगाज़ था, यानी कि एक हेलीपैड ही वहाँ पे बना दिया गया। दरअसल 1982 में भारतीय सेना को पता चला कि पाकिस्तान सियाचिन ग्लेशियर पर धावा बोलने की तैयारी में है। इसे ही रोकने के लिए ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया गया, जिसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मंजूरी दी थी। सबसे पहले चीता हेलीकॉप्टर ने 13 अप्रैल को सुबह 5:30 पर कैप्टन संजय कुलकर्णी और एक सैनिक को लेकर बेस कैंप से उड़ान भरी। दोपहर तक 17 ऐसी उड़ानें भरी गईं और 29 सैनिकों को बिला फोंडला में उतारा गया। जल्द ही मौसम खराब हो गया और पलटन मुख्यालय से कट गई। घटनाक्रम बदलता है। 3 दिनों के बाद संपर्क स्थापित हुआ। 5 चीता हेलीकॉप्टर और 2 MI-8 हेलीकॉप्टरों ने 17 अप्रैल को सियाला के लिए रिकॉर्ड 32 उड़ानें लगातार भरी। इस तरह सबसे पहले बिलाफोंडला और सियाला की चोटियों पर भारत का फिर से कब्जा हो गया, जिससे पाकिस्तानी सेना के लिए इन रणनीतिक स्थलों तक पहुंच पाना नामुमकिन हो गया। उसके बाद तो जल्द ही पूरे ग्लेशियर को सुरक्षित कर लिया गया। आपको बता दें कि भारत के हिस्से वाला जम्मू कश्मीर और लद्दाख 1947 में बंटवारे से पहले जम्मू और कश्मीर रियासत के कब्जे वाले हिस्से को अंग्रेज़ों ने चीन को दे दिया। पाकिस्तान के कब्जे वाला गिलगित और बाल्टिस्तान पीओके का बचा हिस्सा पाकिस्तान इसे आज़ाद कश्मीर कहता है। 1963 में पाकिस्तान ने इस हिस्से को अवैध तरीके से चीन को दे दिया। ठीक है, कौन से, जिसके बारे में हमने पीछे बात बताई है। आपको बता दें कि अक्साई चीन, जिस पर 1962 जंग में चीनी सेना ने कब्जा किया, और सियाचिन ग्लेशियर जो भारत के हिस्से में है, मतलब सब मिला जुला कर पीओके हमारे देश से अलग हुआ, अक्साई चीन गया और सियाचिन ग्लेशियर जो भारत के हिस्से में आया। और भी बहुत सारी चीज़ें हमने आपको इस कहानी के ज़रिए बताने की कोशिश की। और ये सारी चीज़ें जो हैं प्रतीकात्मक मैप में हमने दिखाया हुआ है। जैसे 1 नंबर पर जम्मू कश्मीर जो हमने अभी आपको चीज़ें बताई पॉइंट वाइज, फिर उसके बाद आज़ाद कश्मीर, बाल्टिस्तान, गिलगित, चीन, अक्साई चीन, ये सारी चीज़ें हमने जो बताया, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ये सारी चीज़ें आप चित्र के माध्यम से देख रहे होंगे। उम्मीद है कि सारी चीज़ें अब आपको समझ में आई होंगी। अब हम अगली कड़ी में क्या जानेंगे, आपको बता दें कि कश्मीर की कहानी की सीरीज के अगले एपिसोड में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि 12 सितंबर को जम्मू कश्मीर में उग्रवाद फैलने और कश्मीरी पंडितों के पलायन की असली कहानी क्या है। जैसे आपके अपने देखा होगा कि एक फिल्म बनी थी आर्टिकल 370, जिसमें कश्मीरी पंडितों से जुड़े मामले दिखाए गए थे। और कहीं ना कहीं सच्चाई है, या सच्चाई कितनी सच्चाई है, उन सारी चीज़ों को अगले एपिसोड में आप सुनने वाले हैं। तो अभी तक आपने पहले एपिसोड को नहीं सुना तो पहला, दूसरा और तीसरा एपिसोड सुनिए, फिर नेक्स्ट एपिसोड के लिए तैयार रहिए। जय नमस्कार, भारत माता की जय।